हाँ, अब ये शुरू से हो। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। ये कौन लग गया? ये क्या हुआ? अच्छा, ये जो सामने लिखा भी है कुछ, ये मैंने कल वाला सॉल्व किया। जो बजट है वो लिखा है, बजट के जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स कैसे निकाले, टोटल सेल्स वैल्यू को सेल प्राइस से डिवाइड किया है। तो ये दी हुई थी सवाल में, ये यूनिट्स डिवाइड करके निकले हैं। ये बजट की इंफॉर्मेशन है। पार्ट ए जिसमें ब्रेक इवन निकालना है रेशो यूनिट्स वाली में, तो उस सूरत में कंबाइंड ब्रेक इवन भी यूनिट्स वाला निकालना होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, मैंने समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर सम डब्ल्यू ही किया है। एक्स ये है, एक की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दूसरे की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये इसका W प्लस एक्स और ये इसका W और डिवाइडेड बाय सम W। ये वही सम W एक्स ओवर सम W ही किया है मैंने। और अगर आपको ये सम W एक्स ओवर सम W अजीब लग रहा है, तो जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, इनको आपने इनकी इस रेशो से मल्टीप्लाई करना। 30/120, 30/120, 90/120, और ये निकल आया वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वालेकुम अस्सलाम। और इसका आंसर 40,000। ये निकला है कंबाइंड ब्रेक इवन के यूनिट्स। लेकिन चाहिए तो प्रोडक्ट वाइज, तो इनको प्रोडक्ट वाइज करने के लिए यूनिट्स में भी चाहिए और रेवेन्यू भी चाहिए। यूनिट्स वाले तो चलो रेशियो में बांट के निकाल लेते हैं। कंबाइंड कितने निकले? 40,000। इस 40,000 को ए और बी में बांटना है इसी रेशियो के अंदर, यही वाली 30/120 और 90/120। 10,000, 30,000। ये निकला है ब्रेक इवन यूनिट्स में। और एक बार ब्रेक इवन निकला है चाहे यूनिट्स में, उससे अगर अमाउंट तक जाना है तो दोबारा से कोई ब्रेक इवन का फार्मूला लगाने की कोई मोहताजी नहीं है। हम इन्हीं यूनिट्स को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट तक पहुंच जाएंगे। इसकी सेल प्राइस है 80, इसकी 40। ये रेवेन्यू, ये यूनिट्स का ब्रेक इवन, ये रेवेन्यू का ब्रेक इवन। ये है अगर रेशियो यूज करनी है यूनिट्स वाली तो। जिन बच्चों ने भी ट्राई किया था तो ये हो गया सॉल्व। चलें ठीक है, शाबाश। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज CS रेशो। ए की CS कितनी? 12 रुपए डिवाइडेड बाय 80 जी। इसको 15% कह लें या 0.15 कह लें, सही है। बी की CS कितनी? 10 डिवाइडेड बाय 40। सी डिवाइडेड बाय एस 25%। इन दोनों का वेटेड एवरेज करना है और रेशो कौन सी यूज करनी है? 24-36 की। तो वेटेड एवरेज CS बन जाएगी 15%, और इसके लिए वेट लेना है 24/60, और दूसरे के लिए वेट लेना है चाहे 2.4/6 कर लें, चाहे 24/60 कर लें, चाहे वो पूरी फिगर लिख लें। क्या आंसर आ गया? 21%। ये आ गया वेटेड एवरेज CS रेशो। इस 21 को यहां यूज करेंगे तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगी 2 मिलियन। ये ब्रेक इवन आ गया कंबाइंड, और इसको हमें बांटना है प्रोडक्ट वाइज। इसको तो बांट लेंगे रेवेन्यू में, लेकिन यूनिट्स भी चाहिए, तो उसके लिए फिर से यूनिट्स वाला फार्मूला लगाएं। नहीं, इसी को प्राइस से डिवाइड करके यूनिट्स तक आ सकते हैं। तो ए के हिस्से में बनेगा इस 2 मिलियन में से 2.4/6, यही वाली रेशो, और बी के हिस्से में आएगा इस 2 मिलियन में से 3.6/6।
8 लाख और ये 12 लाख और प्राइस से डिवाइड कर दें 10,000 और 30,000। सेम आंसर क्यों आ गया? ये और ये सेम आंसर क्यों आ गया? क्योंकि क्वेश्चन सेम है और बजट ही की रेशो मेंटेन करने का कहा है। हो सकता है ये कहा होता कि यूनिट्स की तो बजट वाली रेशो है, लेकिन मैं पार्ट बी कह देता कि मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि जो रेवेन्यू की रेशो होगी वो 1:1 होगी, तो फिर आंसर चेंज आ जाता। क्योंकि मैंने दोनों के लिए बजट वाली रेशो यूज करने का कहा और सवाल का डाटा ही सेम है, इसलिए आंसर सेम आ रहा है। दोनों में फर्क देख लें कि हमने अगर रेशो लेनी है यूनिट्स की तो यूनिट्स वाला फार्मूला लगना है, और अगर रेशो लेनी है रेवेन्यू की तो फार्मूला भी रेवेन्यू वाला लगेगा। क्या नहीं, तो मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे ना, पार्ट बी के लिए तो वही करना पड़ेगा। अरे जब रिक्वायरमेंट बी में कहा ही यही है कि रेशियो रेवेन्यू वाली यूज करनी है तो ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा ना। जिन्होंने ट्राई किया था सबका सब सही, और जिन्होंने किया और उनसे गलत हुआ तो बेटे पूछ लें क्या परेशानी। चलें एक दो एग्जाम नोट्स लिखें, उधर ही ध्यान, उधर ये नोटेड। नोटेड। चलें एक दो एग्जाम नोट्स बता रहा हूं, उर्दू में बताऊंगा, बाकी आप उसको जैसे मर्जी पश्तो में ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। एक तो ये लिख लें, पहले ना मेरी पूरी बात सुनना समझना, फिर अपने अल्फाज में लिखना, क्योंकि जब आप वर्ड्स पकड़ पकड़ के लिखने की कोशिश करते हैं ना तो इधर उधर मिस हो जाते हैं। पहले पूरी बात सुनिएगा। हम कंबाइंड ब्रेक इवन क्यों निकाल रहे हैं? डायरेक्टली प्रोडक्ट वाइज निकाल लेते। फिक्स कॉस्ट कंबाइंड है, और फिक्स कॉस्ट क्यों कंबाइंड है? क्योंकि उस बिजनेस के काफी सारे खर्चे कॉमन भी होते हैं। तो सवाल वाला आपके जज्बात से खेलते हुए आपको हो सकता है फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज बांट दे, तो इस धोखे में नहीं आना। आपने उनको ऐड करके टोटल ही लेके चलना है। मल्टीपल प्रोडक्ट वाले सवाल में अगर टोटल फिक्स कॉस्ट एक देने की बजाय प्रोडक्ट वाइज दे दी है, वो धोखा है। आपने उन सारी फिक्स कॉस्ट को ऐड करके टोटल ही यूज करनी है यहां। ठीक है, चलिए लिख लें अपने लिए, बता दें अपने आप को, दोबारा सुन लें। अगर फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज बता दी है तो अब ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन लगा लें, आपको उस सारी फिक्स कॉस्ट को ऐड करके कंबाइंड ही निकालना पड़ेगा। ये जो आप अपने अल्फाज में लिखने को कहते हो ना बेटे, आपकी अपनी जिंदगी की ट्रेनिंग भी है। अब मैंने दूसरी बार जो बोला वो थोड़ा डिफरेंट था, फिर बच्चे परेशान हो गए कि पहले कुछ और अल्फाज याद किए थे हमने, आप कुछ और बता रहे। दोबारा कह रहा हूं, प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट अगर बांट के दी हुई है तो उससे स्टूडेंट को ये लग सकता है कि अब प्रोडक्ट वाइज तो मिल ही गई है फिक्स कॉस्ट, तो अलग अलग फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये धोखा है। आपने उन सारी फिक्स कॉस्ट को ऐड करके कंबाइंड ब्रेक इवन ही निकालना है। है? ऐसा क्यों है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट ना कॉमन होती ही होती है, ये हो ही नहीं सकता कि सब प्रोडक्ट की सेपरेट फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हेड ऑफिस तो प्रोडक्ट वाइज नहीं हो सकता। तो अगर वो अलग अलग है ही नहीं, है ही कंबाइंड, तो कोई जबरदस्ती का तरीका लगा के बांटी नहीं है, तो वो कॉन्सेप्चुअली ही ठीक नहीं है। इसलिए हम ब्रेक इवन कंबाइंड ही निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट वाइज जाना है। ओवरहेड्स के टॉपिक में जब बांटा था ना तो वो अकाउंटिंग का मसला था, ये तो सेल्स टीम को हमने दौड़ाना है मार्केट में कि तुम इतने बेचो जाके, तुम इतने बेचो जाके। ओवरहेड में बांटने का तरीका सिर्फ अकाउंटिंग के लिए था, बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा था? जबकि यहां पर सेल्स टीम ने मेहनत उस हिसाब से करनी है। वो भी तो सब कॉस्ट कैलकुलेशंस थी ना, यहां पर कॉस्ट कैलकुलेशन मसला नहीं है, बिजनेस ने सर्वाइव करना है बेचने के लिए।
दूसरा नोट ये लिख लें, ये भी पहले पूरी बात समझ लेना। अच्छा, ये जो दूसरा नोट लिखवा रहा हूं ना, अगर आपको ना समझ आए ना तो खैर है, मैं पहले सवाल सॉल्व करा दूं, फिर दोबारा बता दूंगा ये नोट। पहले देख लें, समझ आता है तो लिख लें, नहीं समझ आता तो अगला सवाल सॉल्व करने का वेट कर लेना। इस सवाल में मैंने रिक्वायरमेंट, ब्रेक इवन यूनिट्स और रेवेन्यू दोनों रखे थे। अगर सिर्फ मैंने सवाल में रिक्वायरमेंट रखी होती ब्रेक इवन रेवेन्यू बस, तो ये तरीका लगता कि ये तरीका लगता नहीं, जो रिक्वायर्ड है रेवेन्यू या यूनिट्स, इसकी बेस पे नहीं होना फैसला कि ये फार्मूला कि ये फार्मूला। ये फैसला होगा इस बेस पे कि रेशो किसकी रखनी है। अगर मैनेजमेंट ने यूनिट्स की रेशो तय करने का कहा है तो फिर बेशक सवाल में रिक्वायर्ड रेवेन्यू है, हमें यहीं से जाना पड़ेगा। अगर रेशो अमाउंट की रखनी है तो हमें यहीं से ही जाना पड़ेगा, बेशक सवाल की रिक्वायरमेंट में ब्रेक इवन यूनिट्स ही क्यों ना हो। तो यूनिट वाला फार्मूला लगना है या रेवेन्यू वाला, ये रिक्वायर्ड पे डिपेंडेंट नहीं है, ये रेशो पे डिपेंडेंट है। अगर रेशो यूनिट्स की रखनी है तो यही वाला फार्मूला लगेगा, और अगर रेशो अमाउंट की लेके चलनी है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, एक कराता हूँ 500 रुपए का सवाल, एक दे देता हूँ होमवर्क, और ये ब्रेक इवन बहुत है, लेकिन आगे जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़ाऊंगा या टारगेट सेटिंग पढ़ाऊंगा ना, उन सवालों में भी आया करेगा ब्रेक इवन। अच्छा, मैं बात से कराता हूँ सवाल। एक बात अगर वैसी नॉलेज के लिए जानना चाहें तो, कि ये वेटेड एवरेज से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, या दफा करो, दफा करो, दफा करें, दफा हो जाओ, फिर बाकी को बता ना, बताओ है, आसान है। चले बता देता हूं, और अगर आप में से किसी को तबीयत बोझल लगने लगे, तबीयत मतली होने लगे तो छोड़ देना इसको, ये बहुत जरूरी चीज नहीं है। ना समझ आए, ना हजम हो सके, कोई बात नहीं। टोटल कंट्रीब्यूशन अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो साल की टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालें? मल्टीपल प्रोडक्ट है, एक की कंट्रीब्यूशन इनटू उसके यूनिट्स, तो प्रोडक्ट ए के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी? 12 रुपए, और प्रोडक्ट ए के यूनिट्स नहीं 10 नहीं, वैसे कह रहा हूं कि अगर हम फॉर एनी गिवन डेटा टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर निकालना चाहें तो ए के जितने यूनिट्स बेचे इंटू 12 रुपए, प्लस बी के जितने यूनिट्स बेचे इंटू 10 रुपए। 1000 यूनिट्स बेचे, 1000 इंटू 12, इसके 5000 बेचे, 5000 इंटू 10, उस साल की टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ये मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि जिसके जितने यूनिट्स बेचे उनसे मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, है ना। और अगर इसमें मैं इधर ब्रेक इवन यूनिट्स रख दूं, तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन निकलेगी वो बराबर होगी टोटल फिक्स कॉस्ट के, क्योंकि एट ब्रेक इवन टोटल कंट्रीब्यूशन बराबर होती है टोटल फिक्स कॉस्ट के। इसके ब्रेक इवन यूनिट्स और इसके ब्रेक इवन यूनिट्स अगर हमें ना पता हो, लेकिन ये पता हो कि जितने भी टोटल होंगे, टोटल ए और बी इस रेशो में होंगे 30-90, टोटल ब्रेक इवन यूनिट्स जितने भी होंगे ए और बी उसमें से जानने हो तो 30-90 की रेशो, यानी कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स को अगर मैं 30/120 कर दूं तो ए के ब्रेक इवन यूनिट्स, और अगर इसको मैं 90/120 कर दूं, यही जो यहां किया मैंने, तो कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स को अगर मैं इस तरह से रेशो में बांट दूं तो ए के ब्रेक इवन और बी के ब्रेक इवन आ जाएंगे। इसमें मैं 12 रुपए इंटू इसकी जगह कंबाइंड, नहीं वैल्यूज नहीं अभी, कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स इंटू 30/120, और 10 रुपए इंटू
बुरा लगा किसी को? चलिए शुक्रिया। कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स इसमें से कॉमन ले लें अगर, तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंबाइंड ब्रेक इवन बाहर कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं ये रेशो ले रहा हूं तो मैं ये रेशो कंबाइंड ब्रेक इवन रेवेन्यू पे लगा दूं? ये रेशो ले रहा हूं अगर तो यूनिट्स पे ही लगा सकता हूं ना। ये मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह गया, 12 रुपए इंटू 30/120 प्लस ये क्या है, वेटेड एवरेज सीपीयू। तो कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे निकलेंगे? तो इसलिए हम वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये इनको कॉमन लेके साइड पे करने से बीच में ये रह गया। और रेशो यूनिट्स वाली ही क्यों? क्योंकि इधर यूनिट्स लिखे हुए हैं और ये यूनिट्स लिखे हैं तभी तो मैं 12 रुपए पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अगर रेशो यूनिट्स वाली यूज करनी है तो ये भी यूनिट्स और साथ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर यूनिट्स वाली रेशो यूज करनी है तो यकीनन ये निकालने के लिए फार्मूला भी डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला ही लगेगा, और वो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये है। अगर तो बेकार बात है तो उसको नहीं छोड़ देता हूं, अगर किसी को समझ आया तो सीएस वाला भी बना देता हूं। दबा कर रहने दो, निकल जा, बाकी को बताता हूं। फिक्र नहीं नहीं, अगर और फिक्र कर रहे हो तो ठीक है, मैं वहां लिख देता हूँ। मुश्किल काम है बहुत है ना। ओके हाँ जी, जा रहे हैं आप लोग? CS ratio is equal to कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स पर यूनिट या टोटल, दोनों चलेंगी। तो कंट्री CS रेशियो इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, और अगर इधर कर ले तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल सेल्स इनटू CS रेशियो। और चूंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट ए की टोटल सेल्स इनटू ए की CS रेशियो प्लस प्रोडक्ट बी की टोटल सेल्स इनटू उसकी CS रेशियो। और अगर मैं इसकी जगह इनकी ब्रेक इवन सेल रख दूं, इनटू 15% प्लस बी की ब्रेक इवन सेल इनटू 25%, तो अब जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा वो किसके बराबर होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट। और अब मैं यहां पर चूंकि CS रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई यूनिट्स को करना है, रेवेन्यू को। और अगर दोनों की रेवेन्यू ब्रेक इवन नहीं पता लेकिन ये पता है कि इनके आपस की रेशियो क्या होगी, ये वाली 24-36, तो अगर मैं इसकी जगह टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंबाइंड ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू इनटू, तो ये किसकी ब्रेक इवन सेल आ जाएगी? ए की इनटू 15%। और इसकी जगह लिख देता हूं कंबाइंड ब्रेक इवन सेल इनटू, तो ये किसकी ब्रेक इवन सेल आ जाएगी? बी की इनटू 25%।
और इस पूरे में से कंबाइंड ब्रेक इवन कॉमन ले लें तो पीछे ब्रैकेट में बच जाएगा 15%, ए की सीएस रेशो और साथ ए का वेट प्लस बी की सीएस रेशो और उसके साथ बी का वेट। ये रेशो यूनिट्स की है कि अमाउंट की? अमाउंट की। तो अमाउंट की रेशो हो तो मल्टीप्लाई भी फिर उसको सीएस रेशो से करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से नहीं करना। और ये ब्रैकेट क्या चीज बन जाएगी फिर? वेटेड एवरेज सीएस रेशो। तो कंबाइंड ब्रेक इवन ये रुपीस है कि यूनिट्स है? ये रुपीस है, क्योंकि रेशो रुपीस वाली है। तो ब्रेक इवन सेल रुपीस वाले निकालने हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट वेटेड एवरेज सीएस रेशो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक इवन यूनिट वाला फार्मूला लगाना है या अमाउंट वाला लगाना है। रेशो जो है उसके हिसाब से फैसला होगा। चलें, जिनका टाइम जाया हुआ उनसे माजरत, सवाल करते। आप पढ़ लीजिए, स्प्रिंग 15 अटेम्प्ट का सवाल होगा एक, केपीके डेयरीज। केपीके डेयरीज केपीके डेयरी स्प्रिंग 15, मेरी बुक में क्वेश्चन 14 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। इसमें वो कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट दोबारा से आ गया है, तो वो वीडियोस तो आपने खैर काम बार बार सुननी है, तो मैं दोबारा बता देता हूं। आज स्प्रिंग 15 सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। हाँ जी, पढ़ लिया होगा। कैसे पता ब्रेक इवन का सवाल है? रिकॉर्ड में क्लियरली लिखा हुआ है। कैसे पता मल्टीपल प्रोडक्ट्स का सवाल है? तो इसलिए ब्रेक इवन का सवाल पहचानने में कोई मसला नहीं होता। फार्मूला कौन सा लगना है, यूनिट्स वाला या रेवेन्यू वाला? कैसे पता? हाँ, क्योंकि रेशो उसने कहा है क्वांटिटीज वाली यूज करनी है, इसलिए फार्मूला यूनिट्स वाला। तो सवाल की प्लानिंग ये है कि हमें चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और फिर उसका कर लेंगे वेटेड एवरेज। उससे निकलेगा कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स में, और फिर उसको प्रोडक्ट वाइज यूनिट्स में बांट लेंगे। ये करना है सवाल में। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जी, पहली लाइन से शुरू करें। कहां कहां फिक्स कॉस्ट है, कहां कहां से ढूंढ कर आए? एक आपको टेबल में ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ओवरहेड मिल रहे हैं, तो ठीक है, ये भी फिक्स कॉस्ट है। कितने हैं? सी प्लस के 25, लेकिन तो पर यूनिट है, इनटू 540 या 4 समथिंग। क्यों? प्रोडक्शन है तो यूनिट प्रोडक्शन वाले 540 135
आई प्लस 22 इंटू 275 6050 000 v प्लस 20 इंटू 185 3700,000। ये हो गए एफ एच। और सवाल में कहीं कोई फिक्स्ड एफ एच ओके। और सवाल में कहा है फिक्स खर्चे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया एफ एच। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 5 रुपए और तीनों का 5-5 रुपए ही है। तो बेशक यूनिट्स ऐड कर लें फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो सी प्लस के यूनिट्स कितने? 420। अब 425 क्यों? अब 540 क्यों नहीं? क्योंकि सेलिंग खर्चों की बात हो रही है। आई प्लस के 255, वी प्लस के 170, 850 और इसको कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई 4250। और सवाल में कहीं कोई फिक्स्ड नहीं, तो ये हमारा फार्मूले का न्यूमरेटर आ गया 2750000। फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इस पे कोई सवाल एक मैं इंतजार कर रहा हूँ, किसी ने पूछा नहीं, मुझे लगता है सवाल होना चाहिए था इसमें अगर जाग रहे होते हैं। क्या? अरे नहीं नहीं, इतने तो आप लोग काबिल समझता ही हूँ कि ये सबको इकट्ठे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, कोई घबराहट तो नहीं हो रही किसी को? और अच्छा अरे चले, हो सकता है आपने ना सोचा हो तो लेकर आपको सोचवा देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई थी और हमने अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन वाले खर्चे से तो प्रोडक्शन के यूनिट से मल्टीप्लाई किया, सेल वाले से तो सेल वाले यूनिट से मल्टीप्लाई किया। तो फिर ये फिक्स कॉस्ट किस बात की है? अगर एक पर यूनिट चीज को अकॉर्डिंगली यूनिट से मल्टीप्लाई करके ही टोटल तक पहुंचना है तो ये तो वेरिएबल हुआ। हाँ, इसमें ना ये जो पर यूनिट है असल ये था, ये सवाल वाले ने पहले ही बना के इसको यहां तक पहुंचा दिया था। असल ये था, उसने इनको जबरदस्ती डिवाइड करके पर यूनिट बनाया हुआ है। हाँ, इतनी अकल तो उसने भी लगाई होगी कि इनको पर यूनिट बनाने के लिए डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन वाले यूनिट किया होगा और इनको पर यूनिट बनाने के लिए सेल वाले यूनिट। तो असल ये था, सवाल वाले ने ये दिया हुआ है तो हम वापस टोटल तक आना चाह रहे हैं। वरना ऐसा नहीं है कि असल ये है और हम उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे तो होता ही नहीं फिक्स कॉस्ट, ये तो वेरिएबल हो जाएगी। तो असल ये था, हम रिवर्स चल के यहां तक पहुंच रहे हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट और क्या चाहिए? सीएस रेशो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? क्योंकि रेशियो यूनिट्स की रखनी है तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही चाहिए। और तीनों का ये टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई, इसी से आगे चल रहा हूं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए तो तीनों प्रोडक्ट्स की अलग अलग निकाल लेते हैं। सेल प्राइस नहीं गिवन तो कंट्रीब्यूशन कहां से निकालें? क्या अज्यूम कर लें? इसमें चूंकि वही वाला सेंटेंस है तो इसमें हमें उसी तरह की हरकत तो एक करनी पड़ेगी जो सवाल में की थी, वो मैं इस दफा दोहरा भी दूंगा दोबारा। और एक और तरीका भी बता दूंगा इसका, अगर वो आपको पहले वाला पसंद ना आया हो तो। सेल प्राइस नहीं दी कोई बात नहीं, जो गिवन है वो तो बताया ना, वो क्या है? नहीं, रुपीस क्या क्या गिवन है? मटेरियल जो गिवन है वो तो लिखे ना जी। 100, 98, 97। देखिए हम ना निकालने लगे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जो बच्चे जाग रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे हैं, इस पे कोई एतराज परेशानी? और ये अंडरग्राउंड वाले लोग, अंडरवर्ल्ड वाले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे हैं। चाहिए थी सेल प्राइस और उसमें से सारे वेरिएबल माइनस करते हैं। सेल प्राइस नहीं है, होगा कोई ना कोई हिंट बीच में, तो चलो जो है उससे तो काम शुरू करें ना। तो वेरिएबल कॉस्ट मैं लिख रहा हूं। और क्या है? अच्छा यहां ना एक पेपर के हवाले से, नसीब पेपर के हवाले से नहीं, खैर जनरली कॉस्ट से रिलेटेड, कि जितने सवाल मैं बोर्ड पे करता हूं उसमें मैंने डिसाइड किया कि वेरिएबल कॉस्ट तो लिखे ना,
तो अब स्टूडेंट कैसे सोचे कि वेरिएबल कॉस्ट तो लिखे ना, ये तो मैंने कह दिया जो है वो तो लिखें। आपको ना पूरी कॉस्ट में जितने भी सवाल कराए होंगे आपने उन सब को प्रैक्टिस किया होगा। ऐसा हो सकता है कि सीवीपी का सवाल करते हुए आपको याद आए कि ये तो कुछ वैसी सी पहेली लगी है जैसे हमने लेबर में की थी, वहां से हिंट मिलेगा और कुछ ना कुछ उसके मुताबिक फार्मूला लगाना शुरू करेंगे। तो कॉस्ट के सवालों में हर टॉपिक में जो जो मुश्किलें हैं ना, आपने जब प्रैक्टिस की होगी तो पेपर में बैठ के अगर कुछ डिफरेंट सी चीज आ गई है तो आप बजाय इसके कि सर ने इस चैप्टर का ऐसा सवाल तो कभी कराया ही नहीं, आप पूरी कॉस्ट को दिमाग में रिकॉल करें कि कहां पर हमने इस तरह की मिलती जुलती चीजें पढ़ी हैं, फिर ना आगे हिंट्स मिलते हैं। मुश्किल बात कर दी मैंने। लेबर 15, 13, 12 और क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 23, 19, 16 और कोई वेरिएबल खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 12, 8, 10 और कोई वेरिएबल खर्चा, कमीशन वो तो पता ही नहीं कितनी रुपए तो नहीं पता। अच्छा यहाँ ना एक सवाल में गैर अखलाकी हरकत है, लेकिन वो बहुत सारे बच्चे उस पर गौर भी नहीं करते। कुछ हैं जो उल्टा उल्टा नहीं गहरा गहरा सोचते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, वरना कई बच्चों ने ये जो मैं बात बोलने लगा सोची भी नहीं होगी। इसके अंदर कमीशन शामिल है या ये उसके अलावा है? अच्छा मैं ये पूछ ही क्यों रहा हूं कि इसमें शामिल है, इसमें क्यों बनती है शामिल होनी? क्योंकि कमीशन एक वेरिएबल खर्चा है और सेलिंग खर्चा है, तो हो सकती थी इसमें शामिल, तो है शामिल कि नहीं है? क्लियर नहीं है बिल्कुल। तो ये जानना क्यों जरूरी है कि इसमें कमीशन ऑलरेडी शामिल है कि नहीं, उसको अलग से लिखना है कि नहीं लिखना, इसलिए जाननी जरूरी है। तो इसमें है शामिल या नहीं है? तो क्या लग रहा है कि शामिल है? शामिल नहीं है। अच्छा जिसको लग रहा है शामिल है तो क्यों लग रहा है? मैंने पूछा ये है कि जो सेलिंग की लाइन लिखी है 12 रुपए, इसमें कमीशन शामिल है या नहीं है? वो भी तो सेलिंग खर्चा ही होता है, वेरिएबल ही होता है। 8 रुपए में कमीशन शामिल है कि नहीं है? तो क्लियर तो नहीं पता चल रहा। तो पहले तो अगर आप फ्लो में चलें तो किसी ने गौर भी नहीं किया होना कि इसमें कमीशन शामिल है कि नहीं शामिल है, वो बाद में अलग ही सोचेगा कमीशन को। तो चलें गो विद द फ्लो। लेकिन फिर भी जो बच्चे थोड़ा गहरा सोच रहे हैं तो मैं पहले फिगर्स निकाल दूं, फिर एक दो टिप्स बता दूंगा कि कैसे पता चल रहा है कि इसमें शामिल है कि नहीं। नहीं है वैसे शामिल, इसमें शामिल नहीं है। इनका टोटल देखिए क्या बना, 150, 138, 135। अच्छा एक तो मैं वो परसों वाली क्लास की बात दोबारा बताता हूं क्योंकि इसमें उसी तरह का सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% है, लेकिन 40% ऑफ नेट सेल्स, तो इसका मतलब है असली वाला कंट्रीब्यूशन 40% नहीं है, ये कोई ने धोखा किया हुआ है। तो सेल प्राइस अगर 100 रुपए है तो कमीशन तो हो गया 5 रुपए, बाकी रह गया 95, और कमीशन के अलावा बाकी सारी वेरिएबल जब माइनस कर लेंगे तो असली वाला कंट्रीब्यूशन आएगा जो कि इसका 40% है, और ये तो इसका परसेंट है ना, हमने तो इसका परसेंट लेना होता है, तो ये इसका 38% है, तो फिर ये 57 है। अभी इस वक्त ये इसमें से क्या है, 57 है, तो अगर ये 57 है तो 100 क्या होगा? हम निकाल लेते हैं सेल प्राइस, इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय, ये मैंने बिल्कुल वही बात जो उस दिन कही थी उसी को ही दोबारा लिख के यहां किया। क्या बनी सेल प्राइस? 2 ना भाई 26316, 242.11, 236.84। अच्छा जिनको ये वाली बात समझ नहीं आई ना, तो मैं एक और तरीके से भी बताता हूं यहां पे, अगर वो समझ आए तो वैसे कर लेना। अगर हम ये 38, एक अल्टरनेटिव बता रहा हूं, अगर हम ये 38 के चक्कर में ना पड़े क्योंकि नहीं समझ नहीं आ रहा जी क्या है, तो सवाल वाले की बात पे यकीन कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है? 40%, तो ये कितना हुआ फिर? 60 ना, कंट्रीब्यूशन 40 है तो ये 60 है, तो किसी एक को ले लेते हैं, चलो 150 रुपए 60% है, तो सेल प्राइस क्या हुई? 250। लेकिन ये 40% उस पूरी प्राइस का नहीं, नेट ऑफ कमीशन का था, वो इटसेल्फ 95% थी। ये अभी हम वहां तक पहुंचे हैं, उससे वापस ऊपर चलते हैं। अगर आप इस 38 को नहीं बना पा रहे तो हम एक डबल ग्रॉसअप ये कर लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन अगर 40% है तो ये फिर 60% है, इसको 60 से डिवाइड करें तो ये सेल प्राइस तक पहुंचेगा, लेकिन वो सेल प्राइस नेट ऑफ कमीशन होगी। ये नेट ऑफ कमीशन सेल प्राइस है, 5 माइनस करने के बाद की ये है, तो फिर ये 95 है, इसको ग्रॉसअप करेंगे तो 263 आ जाएगा। और
ये वर्किंग कर क्यों रहे थे हम, क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं जी। क्या करूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हर एक का, इसमें से ये माइनस कर लें, ये एक जज्बाती हरकत है, क्योंकि कमीशन नहीं है, ये कमीशन इसके अलावा है, या तो कमीशन भी माइनस करें, ये भी माइनस करें, या फिर इसका 38% ले लें, सेल प्राइस का 38% ले लें। किसको, इसका 38, भाई सेल प्राइस का 38 है ना कंट्रीब्यूशन, इसका 38 100 है, 92 ये निकल आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो हमें चाहिए था हर प्रोडक्ट का। अच्छा, अब जिन्होंने तो ये सोचा ही नहीं कि इसमें कमीशन शामिल है कि नहीं, वो तो आसानी से आगे निकल गए, लेकिन जिसने सोचा है कि कमीशन है कि नहीं, दो टिप्स बताता हूं, दोनों में से जो ठीक लगे। एक तो न्यूमेरिकल है, इसका 5% लीजिए, तो 12 रुपए 8 में शामिल होगा, तो इसके अलावा ही है, इसी तरह इनमें से जिसको मर्जी चेक कर लें। दूसरी रीजन, अगर इंफॉर्मेशन देने वाला कंट्रीब्यूशन नेट सेल्स की परसेंटेज लिया करता है, तो वो यही मान रखता है कि सेल में से लेस होती है कमीशन, यानी वो तो नेट सेल्स का कायल है, तो उसने जब खर्चों की लिस्ट बनाई होगी, नहीं नेट नहीं, तो कमीशन के अलावा वाले खर्चे, क्योंकि कमीशन तो वो सेल्स में से माइनस करने का कायल, तो ये उसने कमीशन के अलावा वाले ही लिखे हुए। और जिनको ये दोनों बातें समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, इस एक गलती के नंबर 15 थोड़ी कट जाएंगे, कितने नंबर का सवाल है, हाँ तो 17 नंबर ही जाएंगे इसे गलती, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, एक हौसले के लिए बात, क्योंकि इस तरह के सवालों में ना अक्सर बच्चे बार बार ये सवाल करते हैं या दिल में आता है, अगर हमसे यहां कोई गलती हो गई, ये गलत, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गलत, डिवाइड करके ब्रेक इवन गलत, ब्रेक इवन को बांटेंगे वो प्रोडक्ट वाइज, तो जिंदगी बर्बाद होगी, सब गलत। सिर्फ इस कैलकुलेशन के हो सकता है आधा 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 नंबर हो, वो नंबर आपका आधा चला गया बस। अब आपने जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाली है, इसको लेके आगे जो स्टेप करेंगे, अगर वो स्टेप सही कर रहे हैं तो उसके मिलेंगे नंबर। अच्छा, मैं ऐसी ज्यादा खुशी ना हो जाए, मिलने चाहिए ऑफिशियली। अब वो पेपर मार्क करने वाले का ईमान का लेवल क्या है वो फिर, वरना ऑफिशियली बिल्कुल मिलने चाहिए। यानी इसका ना असल तरीका ये होना चाहिए कि पेपर मार्कर के पास एक्सेल की शीट खुली हो, वो एक गलती आपकी वाली उसमें डाले, आगे सारी वैल्यूज अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए, फिर उसके हिसाब से आपका पेपर चेक करे। अब कौन करता होगा कौन नहीं करता होगा, लेकिन ऑफिशियली यही तरीका है। नहीं, टीचर्स नहीं अलाउड, टीचर्स इस एग्जामिनेशन के अंदर नहीं हो सकते इन्वॉल्व है, नहीं नहीं। वेटेड एवरेज इसका वेटेड एवरेज रेशियो कौन सी लेनी है, यूनिट्स कौन से, सेल प्रोड्यूस, सेल भाई, हम कंट्रीब्यूशन और सेल और ब्रेक इवन सेल निकाल रहे हैं, तो ये रेहान, तो 100 रुपए इंटू 425 ओवर 850 प्लस 92 इंटू 255 ओवर 850 प्लस 90 इंटू 170 ओवर 850 जी 95.6। तो ब्रेक इवन निकालने के लिए न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, और अब निकलेगा कंबाइंड ब्रेक इवन सेल यूनिट्स वाला इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नहीं 95.6। 287657 बस इतने यूनिट्स आ गए कंबाइंड ब्रेक इवन सेल। पूछिए आपसे ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में भी है और अमाउंट में भी है प्रोडक्ट वाइज, तो अब क्या करेंगे, पहले इसको प्रोडक्ट वाइज तो बांटें, इसको प्रोडक्ट वाइज बांटें किस रेशो में, यही इसी रेशो में, यही वाले, और उससे रेवेन्यू ब्रेक इवन तक कैसे पहुंचे, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करना, हो गया डन। ऑटम 9 होमवर्क है आपका, ऑटम 9 मेरी बुक में होगा, ये इस चैप्टर के आखिर में कहीं आखिरी 3 सवाल होगा मेरी बुक में, क्वेश्चन 18 ऑटम 2009, ये होमवर्क है आपका सॉल्वेंट लिमिटेड के नाम का। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।